हाय फ्रेंड्स। तो मेरे पास काफ़ी सारे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये कंप्रेसर पीसीबी कंप्रेसर कौन सा यूज़ किया जाए, क्योंकि आजकल जो बड़े बड़े ये सिलेंडर्स आ रहे हैं, कार्बन फाइबर के बॉटल्स आ रहे हैं, उससे 4 स्टेज या 3 स्टेज पंप से भरने में हालत ख़राब हो जाता है। तो 3 स्टेज 4 स्टेज पंप मैक्सिमम 250 सीसी वाले कैपेसिटी के जो सिलेंडर होते हैं उनके लिए आप आराम से भर सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा बड़ा सिलेंडर है आपके पास में या आपको कार्बन फाइबर का बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई पीसीबी कंप्रेसर लेना पड़ेगा। ये जो 3 स्टेज और 4 स्टेज पंप है उसका सस्ता है, और उसका डिसएडवांटेज क्या है कि वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है। बेसिकली आप क्या करेंगे, आपके पास 4 ट्यूब्स हैं, एक के अंदर एक। तो जो अंदर वाले ट्यूब में जो हवा कंप्रेस हो रहा है वो बहुत छोटे से अपर्चर से वो अंदर वाले ट्यूब में जा रहा है, वहाँ और कंप्रेस हो रहा है और बिल्कुल अंदर वाले ट्यूब में जा रहा है। इस तरह से वो जो मल्टीपल ट्यूब्स है, बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर और उससे छोटे डायमीटर में जो हवा कंप्रेस होता है, तो वो आपको फिर वो इतना पीएसआई बढ़ा देता है कि आप 250-300 सीसी तक आप प्रेशर हवा को कंप्रेस करके गन में प्रेशर डाल सकते हैं, प्रेशर से हवा डाल सकते हैं। नॉर्मली कार में आप 30-32 डालते हैं, इसमें आप 200 तक डालते हैं। तो अब समझ लीजिए वो जो साइकिल वाला पंप और ये पंप के अंदर में कितना डिफरेंस होगा। तो होता क्या है कि 30-40 स्ट्रोक के बाद में उसका जो अंदर का जो पिस्टन है वो गर्म हो जाता है, और उसके अंदर में एक ओरिंग होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो अगर आप इसको ठंडा नहीं करते हैं तो आप 30-40 स्ट्रोक के बाद में वो कम से कम 10 मिनट ठंडा करना है। इसी रूम में भरे तो ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद फिर उसको यूज़ करना है। तो नॉर्मल जो PX100 का सिलेंडर है वो 80 से 100 स्ट्रोक के अंदर भर जाता है, और तकरीबन आधा घंटा लगता है। बीच में 30-40 स्ट्रोक के बाद 10 मिनट ठंडा किए, फिर 30-40 स्ट्रोक मारे। आप हड़बड़ी में आपने अगर ज़्यादा मार दिया तो आपका जो अंदर का जो ओरिंग्स है और जो अंदर का जो पिस्टन है वो डेफिनेटली ख़राब होता है। मेरा 3 बार ख़राब हो चुका है। और फिर आप उसमें पानी वगैरह डाल के वाटर कूलिंग का इंतज़ाम करते हैं, बट वो कोई एक अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि क्या होता क्या है, क्या जब उसमें आप पंप मार रहे होते हैं तो 100-150 पंप मारने के बाद में जब आपको शूटिंग करना होता है तो हाँफ रहे होते हैं, तो आपको पंप मारने के बाद भी 1 घंटा आधे घंटे बैठ करना, ब्रीदिंग नॉर्मलाइज करना होता है, तब आप एक्यूरेटली शूट कर सकते हैं। तो फील्ड के लिए ठीक है, अगर कोई हेल्पर ऐसे आप फ्रेंड साथ में तब लोग मिल के पंप मार लिए और पेशेंटली मार लिए तो हो गया काम आपका। अगर आप बड़ा सिलेंडर है, बॉटल टाइप का सिलेंडर है, तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 घंटा लग जाएगा एक सिलेंडर भरने में। तो उस समय बिल्कुल भी पंप आपका काम नहीं आएगा। तो पंप एक सस्ता ऑप्शन है, बट आपको अपना जो ये है क्या कहते हैं, बॉटल वाला टाइप का जो गन्स है जिसमें FX इम्पैक्ट टाइप का हो गया, आजकल PX100 में जो बॉटल्स वाला आ रहा है, तो उसके लिए आपको एक पीसीबी कंप्रेसर खरीदना होगा। मेरे नॉलेज में पीसीबी कंप्रेसर 2 टाइप के होते हैं। एक जो 12 वोल्ट पे चलता है, जो नॉर्मल जो आपको 25 से 30 हज़ार तक मिल रहा है, वो एयर कूल्ड होता है। तो उसमें होता क्या है कि आपके पास में एक नॉर्मल SMPS होता है जो आपका CCTV कैमरा वगैरह में लगा होता है। उस SMPS से आपका अंदर का एक हाई टॉर्क 12 वोल्ट DC का एक मोटर चल रहा होता है। मोटर में काफ़ी हाई टॉर्क होता है, उससे एक रेसिप्रोकेटिंग शाफ्ट आगे पीछे मूव करता है, और जो समझ लीजिए कि आपने अपना जो बड़ा वाला जो ये 4 स्टेज पंप है उसको बीच से काट दिया और यहाँ पे एक मोटर लगा दिया, और मोटर उस पंप को ऐसे पुश कर रहा है जो आप हाथ से करते हैं, और हाई पावर उसमें एक फैंस लगे हुए हैं जो कि ठंडा कर रहे हैं। तो जो हर 10 मिनट में आपको ठंडा करना पड़ता था, या 10-40 स्ट्रोक के बाद में आपको अपना हैंड पंप ठंडा करना पड़ता है, ये जो है थोड़ा देर और चल जाता है। दूसरा कि इसमें टेम्परेचर गेज लगा है, तो जैसे 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर होता है आपको बंद कर देना होता है, और थोड़ी देर तक हवा चालू रखना पड़ता है और पंपिंग बंद कर देना होता है। फिर जैसे टेम्परेचर वापस इसका 28-30 डिग्री जो है, जो सामान्य तापमान है वहाँ तक पहुँचता है, फिर आप इसको चालू करते हैं। वैसे करके आप बड़े सिलेंडर वाले गन्स भी भर लेते हैं। तो PX100 अगर नॉर्मली तापमान आपका 30 डिग्री है गर्मी के समय में, तो 45 डिग्री होते होते वो 100 बार से 200 बार तक भर लेता है। डाना 50 पहुंच जाता है, 5-10 मिनट रुकने को पड़ता है, और उसके बाद फिर 2 बार लगता है डाना को भरने में। डाना का कैपेसिटी 300 सीसी है। तो ये इंडिया में कन्वीनियंटली अवेलेबल है, और बहुत सारे कंपनीज़ हैं। PX100 प्रेसिवल का अपना एक प्रोडक्ट है, आपको 2-3 और कंपनीज़ के मिल जाएंगे। मैंने एयरमैक्स कंपनी का लिया हुआ है, ये नागपुर की शायद कंपनी है या पुणे बॉम्बे की कंपनी है। इससे मैंने काफ़ी सारे सामान खरीदे थे, एक्सेसरीज वगैरह। तो जब पहला मैंने PCP खरीदा था तो मैंने उसको खूब रगड़ के चलाया। नया नया में शॉक भी होता है। करीब आधे साल 1 साल चला। 1 साल के बाद में हुआ क्या कि मैंने जब उसके अंदर काफ़ी सारा सिलिकॉन ऑयल डाल दिया, तो जो अंदर का ओरिंग था, उसका जो मसाला था, वो रबड़ था, वो घसने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया ये टेम्परेचर वगैरह पे, तो फ्रिक्शन से जो अंदर के जो ओरिंग्स होते हैं वो सड़ के अंदर जो उसका शाफ्ट था उसमें भर गए, जाम हो गए। और काफ़ी दिनों तक मैंने नहीं, 15-20 दिन का गैप हो गया, अंदर बोरिंग सूख गए। और जब मैंने वापस कंप्रेसर चालू किया तो जो पिस्टन इतना पावरफुल था कि उसके धक्के से वो पूरा पिस्टन का शाफ्ट वो सब टूट गया, और वो अंदर इसके बॉडी के अंदर में ठन 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 आवाज़ आने लगा कि वो पिस्टन लूज होके मारने लगा पूरे बॉडी में।
तो मैंने उसको खोला, पूरा समझा उसका मैकेनिज़्म, उसका वीडियो मैंने डाल रखा है। वेल्डिंग कराया कहीं मिस्त्री के यहाँ से, मेरे यहाँ मेरे ऑफिस में एक वर्कशॉप है, वहाँ पे फोर्जिंग और लेथ वगैरह भी है। तो लेथ में दोबारा बनवाया, उसको लगाया, और कुछ पार्ट थे उसके जो मिल नहीं रहे थे, तो मैंने देखा कि ज़्यादा चलाना उसको ख़तरनाक है। तो फिर मैंने सोचा कि एयर मैक्स लूँ कि नहीं लूँ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि गलती जो थी वो मेरी ही थी। मैंने ठीक से मेंटेन नहीं किया। तो मेंटेन करने का बहुत स्पेसिफिक तरीका होता है। 20 बार यूज़ करने के बाद में एयर इनलेट में थोड़ा सा सिलिकॉन ऑयल डालना पड़ता है, प्रॉपर्ली कूल करना पड़ता है, उसके अंदर के ओरिंग्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो जब मैंने रियलाइज़ की गलती मेरी है, तो किसी भी ब्रांड का लेने से प्रॉब्लम वही होगा। तो पर एयर मैक्स में एक फ़ायदा मिला कि उसका जो भी पार्ट्स मेरा मैकेनिकल जो टूटा था ना, पिस्टन और इसका वो ये शाफ्ट वगैरह, वो सारा स्पेयर इनके पास अवेलेबल है। नॉर्मली जो कंप्रेसर आता है उसके साथ में ओरिंग के सेट आते हैं, 5-10 एयर फिल्टर्स वगैरह आते हैं। इन्होंने वो जो मैकेनिकल पार्ट्स है उनको ये रियलाइज़ किया हुआ है कि ये जल्दी टूटते हैं, वो भी मंगा रखा है, मैं दिखाता हूँ। तो ये 4-5 हज़ार में ये वाला जो है, तो बेसिकली ये चीज़ है, ये एक शाफ्ट आगे पीछे से मूव करता है, और यहाँ से ये शाफ्ट कपल रहता है ऐसे, ये यूँ, और ये सिलेंडर है आपका पंप का, ये आगे पीछे से मूव करता है, और यहाँ पे मोटर होता है। तो मेरा ये वाला पार्ट ये पूरा टूट गया था। ये जो जॉइंट है यहाँ पे, ये जो जॉइंट है यहाँ पे, ये टूट गया था पुराने वाले में। तो ये मैंने फोर्ज करा के, वेल्ड करा के इसको बनाया पूरा, बट ये वाला पार्ट जो टूटा था ये ढंग से बन नहीं सका है। तो चलता है, लेकिन कोई दिक्कत अभी क्या है, ये मैंने मंगा लिया है, कभी मौका लगेगा तो उस पुराने वाले को खोल के ये रिप्लेस कर दूंगा, तो वो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। ये आप ओरिंग्स वगैरह देख रहे हैं, अंदर के 2 है, बाहर में 1 है। ये सारे ओरिंग्स के को रिप्लेस करने का मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप लोग उस पर रिफ़र कर सकते हैं। तो ये हुआ एयर मैक्स टाइप के जो इलेक्ट्रिक कंप्रेसर हैं। इनका फ़ायदा ये है कि आप इससे पेशेंटली आप बड़े बड़े बॉटल भी भर सकते हैं, और बिल्कुल फिजिकल मेहनत नहीं है। ये पोर्टेबल है, तो अगर आप कार से कहीं जा रहे हैं हंटिंग करने, शूटिंग करने, तो अपने कार के बैटरी से कनेक्ट करके अपने गन को रिफ़िल कर सकते हैं। बहुत लोग स्कूबा टैंक यूज़ करते हैं इंडिया में। तो स्कूबा टैंक का डिसएडवांटेज ये है कि एक इंडिया में लॉ बना हुआ है, आपके स्कूबा टैंक में आप महंगा कार्बन फाइबर का टैंक्स वगैरह खरीदेंगे, अगर स्क्रैच या डेंट पड़ा दिखा शॉप पे जब आप ले गए, वो शॉप वाला बिना आपसे पूछे, बिना आपको बताए, उसको क्रश करके, चिपटा करके, 2 टुकड़े करके आपको थमा देगा। और उसको स्ट्रिक्टली ये नियम बना हुआ है कि कोई भी स्कूबा टैंक में कोई भी डेंट हो, डैमेज दिखे, उसको वो चेक नहीं करेगा कितना डीप है, हल्का सा महीन से स्क्रैच है या कलर पेंट ही उखड़ा हुआ है, उसका मन किया तो वो आपको उसको कुचल के दे देगा। तो इसी के लिए स्कूबा टैंक आप हर जगह भरा नहीं सकते, जो जान पहचान का है, जिसे दोस्ती है, उससे भरा सकते हैं। और स्कूबा टैंक भरने में ज़्यादा काफ़ी टाइम भी लगता है, तो और महंगा भी है, और पड़े लीक भी हो जाएगा, ओरिंग्स वगैरह उसमें भी है, मेंटेन करने के लिए ज़्यादा झमेला है। तो जो लोग बहुत रेगुलर शूट करते हैं, जो लोग कोस्टल एरियाज़ के आसपास है जहाँ पे डाइविंग वगैरह चलता है टूरिस्ट के लिए, वहाँ पे स्कूबा टैंक भराया जा सकता है, आप वहाँ पे स्कूबा टैंक डेफिनेटली आप भरवा सकते हैं। नहीं तो आपको फिर जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो वेल्डिंग के लिए जो गैस जहाँ भराया जाता है, वहाँ ले जाना होगा। तो स्कूबा टैंक का ये डिसएडवांटेज है। तो आपका नॉर्मल जो हैंड पंप है 4 स्टेज 3 स्टेज, जो आपको महंगा से महंगा 4,000 से 12,000 के अंदर आ जाता है, सस्ता 4, महंगा 4 स्टेज का इम्पोर्टेड 14-15,000। स्कूबा टैंक 8,000 से लेके 20,000-30,000 तक आता है। ये एयरमैक्स के जो कंप्रेसर्स हैं, या इस तरह के जो डीसी कंप्रेसर्स हैं, ये आपको पड़ेंगे 25,000 से 35,000 के बीच में। और फाइनली एक कंप्रेसर है, जैसे कंपनी है शायद डाओ हैंग या बाओफेंग नाम है, मैं डाल दूंगा नाम उसका भी, क्लियरली मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें क्या होता है कि सारा कॉन्सेप्ट सेम है। तो जो कूलिंग वाली बात है ना, कि वो कूल करने के लिए हमें एयर यूज़ करना पड़ता है, वो वाटर यूज़ करता है। तो इसमें अलग से छोटा सबमर्सिबल पंप होता है, जो पंप जो है, जो आपके ये एयर फिल्टर, डेजर्ट कूलर वगैरह में पानी को जो सर्कुलेट करता है, वो वाला पंप होता है। उस पंप से जो इसका बॉडी है, यहाँ पे ये पिस्टन और शाफ्ट लगा, उसके ऊपर में एल्युमिनियम का एक ट्यूबिंग लपेटा हुआ है। तो कोई एम्बुलेंस जा रहा था, डिस्टर्बेंस हो रहा था, सॉरी। तो मैं कह रहा था कि उसका जो बॉडी है, उस पर एक एल्युमिनियम का एक वो ट्यूबिंग लपेटा हुआ है उसके हाउसिंग के ऊपर, और वो रीसर्कुलेटिंग पंप से उसमें पानी, ठंडा पानी आप सर्कुलेट करते हैं, तो उससे आप ज़्यादा देर तक भर सकते हैं। तो कंसेप्ट दोनों का सेम है। एयरमैक्स जो बिजली एयर कूल्ड है और जो वाटर कूल्ड है, कंसेप्ट दोनों का सेम है। डिफरेंस ये है कि आपको एयरमैक्स में जैसे 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो 10 मिनट तक उसका फ़ैन चला कर ठंडा करना पड़ता है। तो मान लीजिए एक टैंक अगर आप 300 सीसी भरने में मुझे करीब 30 मिनट्स लगते हैं, डाना में करीब 200 सीसी, 100 से 200 आराम से भरा जाता है, 200 से 300 तक या 250 तक मुझे और 10 मिनट लगता है, एक बार ठंडा करके लगता है। आप जब वो स्कूबा भरेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको कम से कम ये जो एयर कूल्ड वाले से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा।
कोई भी छोटा टैंक। वॉल्टर रोटेक्स या कोई जो नॉर्मल जो कैमरा वगैरह में जो टैंक्स आ रहे हैं उसमें आपको कम से कम 15 मिनट लगता है, 3 बार रोकना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। वाटर कूल्ड में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे आप एक बार में एक छोटा सा स्कूबा टैंक भर सकते हैं, 15 मिनट तक कंटिन्यूसली चला सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मोबिलिटी नहीं है, तो आपको एक जगह पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा। एक नीचे में रिजर्वायर होगा वाटर का, उसमें पानी होगा, पंप उसमें डूबा हुआ होगा, वहाँ से पानी सर्कुलेट करेगा, फिर आपको ये आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा एक बार हवा भरने के लिए आपको बाल्टी लाना है, पंप लगाना है, पंप डुबाना है, पाइप कनेक्ट करना है, तो ये कन्वीनियंस वाली बात है। और उसका दाम भी थोड़ा कम है। जहाँ तक मैं जब मैं खरीद रहा था तो उसका दाम 16 से 24,000 के बीच में था, चाइनीज़ वाला। तो वो बेस्ट ऑप्शन है और सस्ता ऑप्शन है और मोस्ट रिलायबल ऑप्शन है। तो अगर आपके पास में जगह है और पेशेंस है उस तरह का पानी वगैरह रख के कूलर लगा के करने का, तो लॉन्ग लाइफ के लिए और बड़े टैंक्स के लिए मल्टीपर्पज़ वो बेस्ट है। सेकंड चॉइस मैं बोलूँगा ये जो एयर कूल्ड वाला है। एयर कूल्ड वाले में मैं एयर मैक्स कंपनी प्रीफर करता हूँ क्योंकि उसके सारे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो आई होप इससे आप लोग का डाउट्स क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे अभी मेरे पास फ्रेंड्स क्वेश्चन कर रहे थे, मेरा एक पुराना एयर मैक्स का अनबॉक्सिंग का वीडियो था उसको देख के। तो आई होप इससे आप लोग का ये डाउट्स क्लियर हो जाता है। अगर तब भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं।